ताकत के नियमों से पर्दा उठाते हुए रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरपीस। पुस्तक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि द 48 लॉज ऑफ पावर ने कैसे पाठकों को मोहित किया है? रणनीति और मानवीय व्यवहार के क्षेत्र में कुछ ही किताबें रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर की तरह पाठकों को मोहित कर पाई हैं। प्रभाव और अधिकार के जटिल नृत्य को समझने में रुचि रखने वालों के लिए यह किताब एक आधारशिला बन गई है। यह विवादास्पद लेकिन व्यावहारिक रचना शक्ति की गतिशीलता के कालाजयी सिद्धांतों में उतरती है, जो इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा नियोजित रणनीतियों की एक झलक पेश करती है। नेपोलियन की चालाक रणनीति से लेकर क्लियोपेट्रा के मोहक आकर्षण तक, ग्रीन उन तरीकों को उजागर करते हैं जिन्होंने नेताओं और साम्राज्यों के भाग्य को आकार दिया है। ग्रीन की किताब उन लोगों के लिए एक गाइडबुक है जो अक्सर सूक्ष्म शक्ति के खेल को समझना और उसमें नेविगेट करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए एक मैनुअल के रूप में कार्य करता है जो अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में बढ़त हासिल करना चाहते हैं, जो प्रभाव की कला में महारत हासिल करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। ग्रीन एक मास्टर कहानीकार और मानव स्वभाव के गहन पर्यवेक्षक प्रत्येक नियम को ऐतिहासिक उपाख्यानों, दार्शनिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह के मिश्रण के साथ प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न युगों और संस्कृतियों की कहानियों को एक साथ बुनने की उनकी क्षमता पुस्तक को न केवल सूचनात्मक बनाती है बल्कि अत्यधिक आकर्षक भी बनाती है। प्राचीन चीन के दरबारों से लेकर आधुनिक निगमों के बोर्ड रूम तक कानून समय और संदर्भ को पार करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर लागू होने वाले कालातीत ज्ञान की पेशकश करते हैं। चाहे आप एक कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव हों, एक राजनेता हों, या बस कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शक्ति की गतिशीलता को समझना चाहता हो, ग्रीन की अंतर्दृष्टि अमूल्य है। द 48 लॉज ऑफ पावर हेरफेर के लिए एक निर्देश मैनुअल नहीं है, बल्कि प्रभाव की गतिकी की एक विचारोत्तेजक परीक्षा है। यह पाठकों को शक्ति की प्रकृति और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यह कैसे संचालित होती है के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए चुनौती देता है। शक्ति के प्रति अपने नैतिकता से रहित दृष्टिकोण के लिए पुस्तक को प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली है। जहां कुछ पाठक मानव व्यवहार की वास्तविकताओं पर इसकी अडिग निगाह की सराहना करते हैं, वहीं अन्य को इसके पाठ परेशान करने वाले और नैतिक रूप से अस्पष्ट लगते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि ग्रीन के नियम जोड़ तोड़ करने वाले और अनैतिक हैं, जबकि अन्य उन्हें मानव स्वभाव के बारे में व्यावहारिक और व्यावहारिक टिप्पणियों के रूप में देखते हैं। इस द्विभाजन ने कई बहसों और चर्चाओं को जन्म दिया है, जिससे पुस्तक शक्ति की जटिलताओं में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक ध्रुवीकरण करने वाला लेकिन आवश्यक पठन बन गया है। किसी के रुख के बावजूद द 48 लॉज ऑफ पावर एक सम्मोहक पठन बना हुआ है जो पारंपरिक सोच को चुनौती देता है और पाठकों को अपने सभी रूपों में शक्ति की जटिलताओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पाठकों को मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं का पता लगाने और प्रभाव डालने के मामले में अपनी स्वयं की मान्यताओं और रणनीतियों पर प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और भी प्रेरणादायक समरी देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। खामोशी की ताकत, नियम नंबर 4, द 48 लॉज ऑफ पावर में से चौथा नियम, हमेशा जरूरत से कम बोलें, मौन की शक्ति के प्रमाण के रूप में सामने आता है। शोर और सूचनाओं से भरी दुनिया में किसी के शब्दों को रोकने की क्षमता एक दुर्लभ और मूल्यवान संपत्ति है। ग्रीन का तर्क है कि कम बोलने से हम ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, रहस्य की आभा पैदा कर सकते हैं और अपनी बातचीत में
रणनीतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अत्यधिक बोलते हैं तो हम बहुत अधिक प्रकट करने, अपने संदेश को कमजोर करने और अपनी शक्ति को कम करने का जोखिम उठाते हैं। शब्द कीमती धातुओं की तरह कम और रणनीतिक रूप से उपयोग किए जाने चाहिए। प्रत्येक उच्चारण में भार और उद्देश्य होना चाहिए। अपने शब्दों को ध्यान से चुनकर और अपने भाषण को सीमित करके हम साजिश की हवा बनाते हैं और दूसरों को अपने हर शब्द पर टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मौन, जिसे अक्सर कमजोरी या असुरक्षा के संकेत के रूप में माना जाता है, वास्तव में प्रभुत्व और नियंत्रण का दावा करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों को शून्य को भरने के लिए मजबूर करते हैं, अक्सर अपने इरादे से ज्यादा अपने बारे में खुलासा करते हैं। मौन का यह रणनीतिक उपयोग हमें जानकारी एकत्र करने, प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करने और सामाजिक और व्यावसायिक बातचीत में ऊपरी हाथ हासिल करने की अनुमति देता है। सूर्य राजा की खामोशी, लुई 14 और महिमा की कला। फ्रांस के सूर्य राजा लुई 14 का दरबार मौन की शक्ति के सम्मोहक ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। उनका शासनकाल, जो 72 वर्षों से अधिक समय तक चला, वैभव और रणनीतिक संयम के एक अद्वितीय मिश्रण द्वारा चिह्नित किया गया था। लुई 14, जो अपनी पूर्ण राजशाही और भव्य जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, भव्यता और अधिकार की आभा बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किए गए दिखावे और मौन के रणनीतिक उपयोग के महत्व को समझते थे। उनका हर कदम परम संप्रभु के रूप में उनकी छवि को बढ़ाने के लिए परिकलित किया गया था। लुई 14 का दरबार एक मंच था जिस पर उन्होंने शक्ति और भव्यता की छवि पेश करने के लिए हर विवरण को सावधानीपूर्वक तैयार किया था। हॉल ऑफ मिरर्स अपने चमकदार प्रतिबिंबों के साथ उनके भव्य प्रदर्शनों के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता था। उन्होंने अपने पूर्ण शासक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तमाशा और प्रतीकवाद का उपयोग करते हुए खुद को विस्तृत रस्मों और समारोहों से घेर लिया। ये आयोजन केवल तमाशा नहीं थे, उन्हें उनके प्रभुत्व और नियंत्रण को संप्रेषित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। सावधानीपूर्वक निर्मित इस दुनिया के भीतर मौन ने राजा की उपस्थिति और अधिकार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मौन क्षण उनके बोले गए शब्दों की तरह ही शक्तिशाली थे, एक गूढ़ आभा पैदा करते थे जिसने उनके दरबार को मोहित कर लिया था। अदालती कार्यवाही के दौरान लुई 14 अक्सर चुप रहते थे, जिससे उनके मंत्री और सलाहकार अपनी दलीलें पेश करते थे और बहस में शामिल होते थे। यह मौन एक रणनीतिक उपकरण था जिससे उन्हें अपने दरबारियों की वफादारी और क्षमता का आकलन करने में मदद मिलती थी। उनकी चुप्पी उदासीनता का संकेत नहीं थी, बल्कि निरीक्षण करने, विश्लेषण करने और निष्क्रियता की हवा बनाए रखने की एक परिकलित रणनीति थी। अपनी प्रतिक्रियाओं को रोककर उन्होंने अपने दरबार को निरंतर प्रत्याशा की स्थिति में रखा। अपने विचारों या विचारों को समय से पहले प्रकट करने से परहेज करके लुई 14 ने अपने दरबार को अनुमान लगाते हुए रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी की निगाहें उन पर टिकी रहें, उनकी कृपा या अस्वीकृति के मामूली संकेत के लिए उत्सुक रहें। यह गूढ़ मौन उनके पूर्ण नियंत्रण और उनके शासनकाल के रहस्य को बनाए रखने का एक शक्तिशाली उपकरण था। मौन और तमाशे में सूर्य राजा की महारथ ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, यह प्रदर्शित करते हुए कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली बयान एक भी शब्द बोले बिना ही दिए जाते हैं। उनकी विरासत नेतृत्व की कला और एक रणनीतिक उपकरण के रूप में मौन के उपयोग को प्रभावित करती रहती है। सेक्शन 4, प्रैक्टिकल उपयोग, बोर्डरूम और उसके बाहर मौन। कम कहने की कला राजाओं के दरबार तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे व्यक्तिगत संबंधों की जटिलताओं को नेविगेट करने से लेकर पेशेवर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने तक
बहुत व्यावहारिक मूल्य रखता है। मौन की कला में महारत हासिल करके हम अपने संचार कौशल को बढ़ा सकते हैं, मजबूत संबंध बना सकते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल में कम बोलने और अधिक सुनने की क्षमता गेम चेंजर हो सकती है। बैठकों और बातचीत में जो लोग अत्यधिक बात करते हैं वे अक्सर खुद को नुकसान में पाते हैं, बहुत अधिक जानकारी प्रकट करते हैं और अपनी सौदेबाजी की शक्ति को कम करते हैं। इसके विपरीत जो लोग संयम बरतते हैं, अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, वे ज्ञान और विश्वसनीयता के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में मौन समान रूप से शक्तिशाली हो सकता है, अंतरंगता और समझ को बढ़ावा देता है। जब हम हर खामोशी को बकबक से भरने की चाहत का विरोध करते हैं तो हम गहरे संबंध और सार्थक बातचीत के लिए जगह बनाते हैं। अपने प्रियजनों को बिना किसी रुकावट या निर्णय के ध्यान से सुनकर हम सहानुभूति और सम्मान प्रदर्शित करते हैं, प्रेम और दोस्ती के बंधन को मजबूत करते हैं। सेक्शन 5, निकोलस प्रथम और कॉन्ड्रा राइलियव की दास्तां कभी कभी कम बोलना बड़ा काम कर जाता है। यह कहानी है रूस के बादशाह निकोलस प्रथम और रूसी कवि व क्रांतिकारी कॉन्ड्रा राइलियव की। 1825 में राइलियव निकोलस प्रथम के निरंकुश शासन के खिलाफ दिसंबर क्रांति में अहम शख्सियत थे। ये क्रांति नाकाम रही और राइलियव को पकड़कर फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के दिन गले में फंदा लगा। जब राइलियव फांसी के तख्ते पर खड़े थे, नीचे का दरवाजा खुला, लेकिन चमत्कार हुआ, रस्सी टूट गई और वो जमीन पर जिंदा गिर पड़े। रूसी कानून के मुताबिक इसे ईश्वरीय हस्तक्षेप समझा जाता था और अक्सर ऐसे मामलों में सजा माफ कर दी जाती। राइलियव खड़े हुए और बोले, रूस में तो रस्सी बनाना भी नहीं आता। जब बादशाह निकोलस प्रथम को इस घटना की खबर मिली तो उन्होंने शुरू में राइलियव को जिंदा छोड़ने का सोचा, लेकिन राइलियव का मजाकिया लहजा सुनकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। ठंडे दिल से उन्होंने हुक्म दिया, उन्हें गलत साबित होने दो, और राइलियव को दोबारा फांसी दी गई, इस बार कामयाबी से। यह कहानी शब्दों की ताकत और बोलने में संयम रखने की अहमियत को बयान करती है। राइलियव की जल्दबाजी ने उनकी किस्मत पर मुहर लगा दी। इससे पता चलता है कि मुश्किल हालात में भी अपने शब्दों को तोलना कितना जरूरी है। खामोश रहने का हुनर सिर्फ कम बोलना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये हुनर जिंदगी और मौत, कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क पैदा कर सकता है। तो खामोशी सिर्फ शब्दों का न होना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, एक ताकतवर औजार है। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह औजार तकदीरें बदल सकता है और इतिहास की धारा मोड़ सकता है। सेक्शन 6, रहस्य का आकर्षण, साजिश की आभा पैदा करना। मौन के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक रहस्य की आभा पैदा करने की क्षमता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने बारे में कम प्रकट करते हैं, दूसरों को हमारे विचारों, प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में सोचने के लिए छोड़ देते हैं। रहस्य की यह हवा अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकती है, लोगों को हमारी ओर खींच सकती है और हमारी उपस्थिति को और अधिक मनोरम बना सकती है। आत्मप्रचार और निरंतर आत्म प्रकटीकरण से ग्रस्त दुनिया में रहस्य की आभा बनाए रखने की क्षमता एक दुर्लभ और मूल्यवान गुण है। ओवर शेयर करने के आग्रह का विरोध करके हम आधुनिक जीवन के निरंतर शोर और बकबक से खुद को अलग करते हुए साजिश और परिष्कार की आभा पैदा करते हैं। सिगरेट के धुएं और परछाइयों में डूबे क्लासिक फिल्म नोयर जासूसों के बारे में सोचें। उनके शब्द मापे गए और जानबूझकर। उनकी चुप्पी खालीपन नहीं बल्कि संचार का एक शक्तिशाली रूप है, ज्ञान, अनुभव और खतरे का संकेत देता है। जबकि हम सभी फिल्म नोयर जासूस बनने की ख्वाहिश नहीं रख सकते हैं,
हम सभी उनके मौन की महारत से सीख सकते हैं। इसका उपयोग साजिश की अपनी अनूठी आभा पैदा करने के लिए कर सकते हैं। डिसाइडिए। सेक्शन 7, संयम के लाभ, सामान्य नुकसानों से बचना। कम बोलने के लाभ रहस्य की आभा पैदा करने या रणनीतिक लाभ हासिल करने से कहीं आगे जाते हैं। यह हमें अधिक प्रभावी ढंग से सुनने, दूसरों को बेहतर ढंग से समझने और अधिक सोच समझकर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। हमारे भाषण में संयम हमें सामान्य नुकसानों से बचने में भी मदद करता है, जो हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं और हमारी विश्वसनीयता को कम कर सकते हैं। जब हम बोलने से पहले सोचने के लिए कुछ समय निकालते हैं, तो हम गलतफहमियों और संघर्षों को रोक सकते हैं। जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो हम ऐसी बातें कहने का जोखिम उठाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, दूसरों को चोट पहुंचती है और अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे तनावपूर्ण संबंध और विश्वास का नुकसान हो सकता है, जिसे फिर से बनाना मुश्किल है। अत्यधिक बात करने के सबसे आम नुकसानों में से एक अतिवादा करने और कम प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति है। यह अक्सर तब होता है जब हम दूसरों को खुश करने या प्रभावित करने के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन इसका उल्टा असर हो सकता है और निराशा हो सकती है। जब हम पल की उत्तेजना में फंस जाते हैं, तो हम ऐसे वादे कर सकते हैं जिन्हें हम निभा नहीं सकते, खुद को निराशा के लिए तैयार कर सकते हैं और दूसरों के साथ विश्वास को कम कर सकते हैं। यह हमारे निजी और पेशेवर दोनों तरह के जीवन को प्रभावित कर सकता है। अपने भाषण में संयम बरतने से हम जल्दबाजी में प्रतिबद्धताएं करने से बच सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे शब्दों में वजन और ईमानदारी हो। इससे हमें विश्वसनीयता और भरोसेमंदता के लिए प्रतिष्ठा बनाने में मदद मिलती है। अत्यधिक बात करने का एक और नुकसान गपशप करने या नकारात्मक आत्मचर्चा में शामिल होने की प्रवृत्ति है। गपशप एक जहरीला माहौल बना सकता है और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि नकारात्मक आत्मचर्चा हमारे आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को कम कर सकती है। जब हम दूसरों या खुद के बारे में नकारात्मक रूप से बोलते हैं, तो हम एक जहरीला माहौल बनाते हैं जो नकारात्मकता को जन्म देता है और हमारे अपने स्वास्थ्य को कमजोर करता है। इससे तनाव बढ़ सकता है और समग्र खुशी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। अपने शब्दों को ध्यान से चुनकर और सकारात्मक और रचनात्मक संचार पर ध्यान केंद्रित करके हम स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बना सकते हैं। यह न केवल हमारी बातचीत को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक ज्ञानवर्धक समरीज के लिए हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक शांत रहें और समझदारी से बोलें।